नमस्कार भाई लोगों। तो मैं दिनेश पहाड़ी आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल दिनेश पहाड़ी एंटरप्रेन्योर पे। अभी हम आ चुके हैं गुलार गांव में। तो यहाँ हमने मीटिंग करनी है एफपीओ की, और एफपीओ की हम यहाँ मीटिंग करने वाले हैं दूसरी। पहली हमारी मीटिंग नैलग्राम गगनौला में हो चुकी है सक्सेसफुली। लोग थोड़ा एक्टिव नहीं है, लेकिन हम उनको एक्टिव कर रहे हैं। थोड़ा समय लगता है जैसे मैंने आपको बोला, और ये बहुत ही खूबसूरत गांव। और ये है मेरी नानी का घर, मेरी मम्मी का घर, जो कि बहुत ही खूबसूरत घर है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मेरी नानी के घर पे आने पे। उसकी वजह मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ लोग मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं, मेरी माँ के नाम से जानते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये सबको अच्छा लगेगा। अपनी नानी के घर आने का मज़ा ही अलग है। नानी नहीं है, नानी अभी मौसी के पास गई हुई है, और वापसी हम करेंगे मीटिंग करने के बाद। और मीटिंग का मैं वीडियो डालूँगा, और मीटिंग हमने कैसे शुरू करी, क्या क्या हमारे डिस्कशंस हुए हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डलेंगी। और आप लोग देख पाएंगे कि एक गांव में चर्चा कैसे होती है। जब एक चौपाल लगती है, पंचायत होती है, तो वो किस हिसाब से लगती है, क्या क्या डिस्कशंस पॉइंट होते हैं, लोगों की अपनी अपनी राय क्या है। क्योंकि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन जब आप समाज में बैठते हो, आपको हर किसी की राय लेना ज़रूरी है। चाहे छोटे तबके का आदमी हो, बड़े तबके का आदमी हो, राय जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप राय नहीं जानेंगे, तब तक आप निर्णय नहीं बना पाएंगे। सो ऑलवेज यू हैव टू लिसन एवरीवन। सो जब तक आप सुनेंगे लोगों को, या तो आप सुने या शांत रहें, दोनों एक ही चीज़ है। और लोगों को समझें, लोग क्या कहना चाहते हैं, उस हिसाब से अपना प्लान और प्रोजेक्ट अपना बनाएं और उसको आगे इम्प्लीमेंट करें। सो बीइंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मुझे ऐसा लगता है कि यू ऑलवेज हैव टू लिसन टू द पीपल, और यू नीड टू बी साइलेंट टू अंडरस्टैंड द पीपल। सो ये चीज़ें होनी चाहिए कि या तो आप सुने लोगों को उनको समझने के लिए, या आप शांत रहें उनको समझने के लिए। दोनों में से कुछ भी चीज़ आप फॉलो करें, उसके बाद आप अपनी चीज़ें समझ सकते हैं, अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गांव है ये गुलार विलेज। आप देखेंगे सल्ट में आता है ये, हम लोग शालदे में आते हैं। तो नीचे मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, नीचे वहाँ कहीं गदेरा है, नदी बहती है, और ये छोटा सा गांव है। और गांव देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि गांव की बात ही कुछ और होती है। गांव मतलब या अपना घर, जहाँ भी किसी का अपना घर होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अपना घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है साहब, और वो भी पहाड़ों पे ऐसा घर। और सबको पता है जहाँ असली लाइफ, असली शांति इन्हीं पहाड़ों में है। आपकी हेल्थ, आपका जीवन इन्हीं पहाड़ों में है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, नो वैल्यू फॉर दैट। लोग 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए। मेरे खुद एक ताऊ जी हैं, नाम नहीं लूँगा, वो मुझे कह रहे थे कि तुमने अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद किए हैं यहाँ काम करके, लेकिन फिर भी तुम्हें उतना रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं माना उनकी बात का, लेकिन हाँ, आज वो गाँव छोड़ के रह चुके हैं, शहरों में रह रहे हैं, उनके अच्छे खासे फ्लैट हैं, लेकिन उनको उतनी दिक्कतें भी होंगी, कुछ ना कुछ होंगी। तो समाज में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नकारात्मक सोच तो देंगे, लेकिन नकारात्मक सोच आपने नहीं लेनी है। नकारात्मक भाव आपको लोगों से मिलेंगे, और नकारात्मक भाव आपको नहीं लेना है। तो हम
गांव में जाएंगे और अपनी एफपीओ की मीट करेंगे, और उसका वीडियो मैं जो हूँ जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर साथ में लिंक करके। और तब देखिएगा आप कैसे डिस्कशन पॉइंट हुए हैं हम लोगों के। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है, दिनेश सिंह रावत। गांव मेरा है नैलग्राम दुबनौला, ब्लॉक शालदे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो आज मैं अपने नैनीहाल गुलार में आया हूँ, ये भी शालदे ब्लॉक का हिस्सा है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारी पिछली मीटिंग शर्ट ब्लॉक में आता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम लोग जो मीटिंग करने वाले हैं वो हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ की बात करने वाला है। एफपीओ क्या होता है, इससे क्या फायदा हो सकता है, क्या होता है वो समझाओ पहले इनको। क्या चीज़ें होती है। तो एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर मतलब किसान, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जो भी आप उगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन। तो एक संगठन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें 10 लोग इकट्ठा करने पड़ते हैं। अब मान लेते हैं कि ये 10 लोग पहले से ही खेती कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी भी खेती कर रहे हैं। जैसे हमारे नाना जी हैं, मंदिर जी हैं, मामा जी हैं, शेर सिंह जी, उधर से हमारा प्रधान है भुवन जी। हर कोई अलग अलग खेती कर रहा है। किसी को पानी की दिक्कत है, किसी को तार बाड़े की दिक्कत है, किसी को मशीनों की दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। मतलब खेती से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है किसी को पेड़ हो आसपास, उसके लिए घास काटने के लिए चीज़ें चाहिए। तो कैसी भी दिक्कत जो खेती से चीज़ें हो सकती है। किसी को ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है कि भैया चलो हम तो फसल उगा लेते हैं, लेकिन लेके कैसे जाएंगे मंडी में। तो खेती से A to Z, ए से लेके जेड तक जितनी परेशानी होती है वो सारी जो है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शुरू करती है, और जितनी भी परेशानी है इन सबको वो ख़त्म करती है। अभी से पहले क्या होता था कि हर कोई अपना सिंगल काम करता था, तो वो हर जगह दिक्कत होती थी। तो अभी जो हमारी करंट की सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, वो ये कह रही है कि आप 2025 तक ये जो सिंगल काम कर रहे हैं इसको आप बंद कर दो, आप संगठन बनाओ। इस संगठन में कम से कम 10 लोग होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 100, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, जितनी आप जोड़ सकते हो। लेकिन वो किसान होना चाहिए, हमारे इलाके का या हमारे ब्लॉक का या हमारे डिस्ट्रिक्ट का या हमारे खंड का। तो ये तो चलो हमने संगठन बना लिया, परेशानी हमने डिस्कस कर ली। अब इसी में हम बात करते हैं कि इसको परेशानियों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे बंजर खेत हैं और हमें उनको कमाना है दोबारा से। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पानी की दिक्कत है, फिर जानवर की दिक्कत है। तो ये परेशानी है, इनको ख़त्म कैसे करा जा सकता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि आप तो पानी की सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पानी हमारे पास है, इसके लिए कोई मना नहीं करेगा कि नीचे गधेरिया में पानी है, उसे लाने की दिक्कत है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन पानी है। दूसरा जानवर की दिक्कत अवेलेबल है, लेकिन उसको लाने की सुविधा, मोटर, पाइप, उसकी सुविधा चाहिए, उसकी सुविधा। तो वो एक अकेला आदमी तो नहीं ला पाएगा, ये सबको पता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अपनी एनजीओ इस्टेब्लिश करी थी। पिछले हफ्ते मेरी एनजीओ रजिस्टर हो गई है, अगले हफ्ते तक वो वर्किंग हो जाएगी, क्योंकि उसके कागज अभी लाइसेंस बाकी हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हर गांव से एफपीओ बने, जितनी भी उनकी परेशानी है, जैसे पानी की है, तार बाड़ा है, तो एक संगठन हर गांव से बनाया जाए। हम चकबंदी को लेके करें, जैसे किसी ने अपनी जगह छोड़ दी है, हम आसपास खुद ही लोग मिलकर खेती करें, और तार बाड़े की सब्सिडी के लिए अप्लाई करें। सिंगल आदमी अगर आप अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलने वाला, तो आप ये भूल जाओ। क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि कम से कम अगर एक ही गांव में 20 आदमी मिल जा रहे हैं, उसको भी एफपीओ मान ले रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप 100 लेके जाओ, आप 20 भी इकट्ठा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 15 भी इकट्ठा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गाँव में इतने लोग नहीं है तो आप 10 ही इकट्ठा हो जाओ, बाकी लोगों की जगह ले लो, चकबंदी में काम कर लो, उनको भी फायदा दो, खुद भी फायदा लो। लेकिन ये आपको संगठन के थ्रू होगा। अगर आपको पानी का पंप चाहिए तो मिलेगा, अगर आपको तार बाड़ा चाहिए तो मिलेगा, सिंगल आदमी में नहीं मिल पाएगा। हाँ, तभी आप जो है सिंचाई जल के लिए तो है, यहाँ पे इतने लोगों का ग्रुप है, 20-22 गाँव से एक गांव है, तो उसमें ग्रुप ही तो है, सब ज्वाइंट ही है, तो संगठन सबको तो संगठन ही तो है ये। हाँ, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, संगठन है, संगठन सभी को चाहिए। तो ठीक है, उनका मतलब है कि साथ में कर तो सबकी वो होनी चाहिए ना, ये मतलब है। तो अब हम ये सारी चीजें तार बाड़ में सब सहमति होते हैं। अगर भारत सरकार देना चाहती है तो अगर वो 6,000 रुपया सालाना जो दे रही है, उनको ना दे करके तार बाड़ कर दे सारे गाँव में, सारे हिल एरिया में, सारे पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, तो ये बिल्कुल हो सकता है। किसान भागे नहीं, पलायन बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए हो सकता है, वही तो कह रहे हैं, हो सकता है। पर एक संगठन बनाओ, संगठन के लिए आपको आगे आना तो पड़ेगा। ये संगठन अब बनेगा कैसे, अब उसकी बात करते हैं। हमने परेशानियां तो बात कर ली, और परेशानी का हमें निवारण भी मिल गया कि हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये निकलेगा कैसे, होगा कैसे।
तो ये संगठन बनाने के लिए 10 लोग पहले इकट्ठा होंगे। उन 10 लोगों को अपने बेसिक कागज जो होता है केवाईसी होता है, जिसे जिनको हम जानते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, जिन कागजों से आपको जान सकती है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक पासबुक, जो चालू खाता होना चाहिए, चाहे 5 रुपए की एंट्री हो उसमें पिछले हफ्ते की, चालू खाता होना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने पहले की एंट्री, उससे ये पता लगता है कि आदमी जीवित है। आपका बिजली का बिल या पानी का बिल। दूसरा आपका किसान बही खाता के साथ आपके लोकल पटवारी एक लेटर लिख के देगा कि भैया ये फला फला आदमी की भूमि के नाम, इतने आदमी के नाम पे इतनी भूमि है। उससे फर्क नहीं पड़ता अगर उसके दादा भी जिंदा है या पिताजी भी जिंदा है, अगर वो काम करना चाहता है तो एक भूमि तो उसके नाम पे होगी, चाहे वो हिस्सा कभी भी आने वाले 50 साल बाद आए। तो ये इंडिया में ऐसी कागज बनते हैं हमारे, क्योंकि अभी ऐसी है। फॉरेन में ऐसा होता है, विदेशों में ऐसा होता है कि पहली जगह अलग करवा लेते हैं लोग, लेकिन अभी हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। तो वो पटवारी से हमें एक कागज बनवाना पड़ेगा कि इस किसान के पास ये भूमि प्रमाण पत्र है। ये कागज हम जो है कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ये कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो हम वहाँ दे सकते हैं। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारी जो है संस्था रजिस्टर हो जाती है, और रजिस्टर होने के बाद आप उसके बाद सब्सिडी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर ये रखा है कि हम मिनिमम 1000 रुपये लाइफ टाइम के हम एक बार बंदे से लेंगे, क्योंकि 1000 रुपये हर कोई दे सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 1000 रुपये ले लिए, एक संगठन हमने 10,000 रुपये का हमने बना लिया। फिर अब जो लोग इच्छुक हैं काम करने के कि नहीं यार मुझे जो है थोड़ा खेतों में जो है पंप चाहिए, तो आप उससे उतने की सब्सिडी के लिए उतना अमाउंट कह रहा है कि यार मुझे पंप चाहिए, 1.5 लाख का पंप चाहिए और मुझे 15,000 रुपये मैं अलग से डाल रहा हूँ, आप मेरे लिए पंप की सब्सिडी अप्लाई करो। तो ये FPO के माध्यम से हो सकता है। अब आपने बोला कि यार नाना जी ने बोला मैं 15,000 नहीं दे सकता हूँ, तो आप लोग 15 लोग मिलकर 1000 रुपये दोबारा लगा दो, 15,000 हो गए दोबारा, आप 1.5 लाख का पंप सप्लाई कर दो। ब्लॉक से आपको पाइप मिलते हैं, लेकिन वो सिंगल आदमी को नहीं मिलेगा। वो आप संगठन बनाओगे तो आपको पाइप मिलेंगे बड़े बड़े, चाहे वो आपका पाइपलाइन आपकी 10 लाख की, चाहे वो आपकी पाइपलाइन 1 लाख की। ये संगठन जब तक आपका रजिस्टर नहीं होगा कागजों में सरकारी तरीके से, तब तक हम लोग सब्सिडी नहीं ले पाएंगे। दूसरी चीज, जिस दिन आपके 100 मेंबर हो जाते हैं उस दिन आपकी 15 लाख की सब्सिडी और आ जाती है। तो वो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। संगठन आप दूसरे गांव से इधर गांव में जोड़ें, जैसे आपके मेंबर जुड़ते हैं आप कागजों में दिखाते हैं, तो आप हर गांव को सब्सिडी दिला सकते हैं। तो 15 लाख की सब्सिडी इस वजह से है कि आपने बंदे इकट्ठा करे, आपके 1.5 लाख इकट्ठा हुए, तो अब 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हुए तो 15 लाख की सब्सिडी हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे आपके जब मेंबर बढ़ते रहेंगे, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा, कोई 4000 देगा, तो धीरे धीरे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपके इलाके में संतरे बहुत हैं, माल्टा बहुत है, किसी एक युवा पीढ़ी के बच्चे ने कहा यार मुझे इस पे काम करना है, लेकिन मैं काम कैसे करूं, तो आपका 15 लाख रुपए का स्टोरेज आता है, कोल्ड स्टोरेज। आपको वो अकेला नहीं मिल सकता उस बच्चे को, लेकिन अगर वो लड़का संगठन में रजिस्टर होगा तो वहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज लेके हम अपना जूस भी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है संगठन बना के होंगी। तो मोदी सरकार ये कह रही है, BJP सरकार या कोई भी सरकार जो पहले भी रही है, उन्होंने भी यही बोला है कि आप संगठन। तो ये हो गई आपकी सारी चीज़ें फायदे। अब संगठन बनाने से एक दूसरा फायदा और होता है। वो फायदा ये होता है कि अब जब आपका संगठन बन जाता है, मंडी में रजिस्टर हो जाते हैं। किसी भी मंडी में आप अपनी मंडी में रजिस्टर हुए, रजिस्टर होने के बाद जैसे यूपी में जो फसल है, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग मिर्च की खेती बहुत कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग अलग का काम करते हैं। यहाँ जो आते हैं मैंने देखा है कि एक लाला है, वो आया मिर्च उठाई, ऊपर बाजार में दिया, 4-5 रुपए की अड़त उसने खाई। फिर नीचे से एक लाला आया अपना ट्रक लेके, वो माल लेके गया, 50-100 रुपए की अड़त उसने खाई, फिर वो यूपी में सप्लाई हुआ। तो ये 4-5 लोगों की चेन है। जब आपकी FPO सिर्फ 10 लोगों की मंडी में रजिस्टर हो जाती है और आपने टारगेट किया कि नहीं हमें अपने गांव का माल इकट्ठा करना है, पूरा अगर आपने एक ट्रक माल इकट्ठा कर दिया, आप सीधा उस मंडी से कांटेक्ट करें। जो फसल यहाँ से 600 रुपये की उठ रही है, आप उसे 1200 रुपये की बेच सकते हैं। जिस किसान को पहले 600 हुआ, जो 200 रुपये है, मान लेते हैं 1200 की है, 1000 रुपये आपने किसान को दिए, 200 रुपये आप अपने FPO को मेंटेनेंस करने के लिए रखिए। किसी लड़के लड़की को रोजगार दें उसको, 200 रुपये उसमें भी तो बचेंगे ना आपको। मेंटेनेंस लड़के लड़कियां रखने हैं जो मार्केटिंग का काम करेंगे, तो उनका भी रोजगार होगा। और जो किसान नीचे से काम कर रहा है, जिसकी फसल 600 थी, वो 1000 की बिकी है, और उसी किसान का बच्चा अपने ही गाँव में काम भी करता है। तो इस संगठन से बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप ये सोचोगे मैं अकेला करूँगा तो नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
उसको ले नामुमकिन है, अकेला तो नहीं हो सकता, किसी भी क्षेत्र में जाओ अकेला नहीं हो सकता। हम ये नहीं कर सकते तो आगे वो जो देने वाले हैं अकेला वो आदमी कर सकता है, आदमी को कहाँ होगा? अलग जगह है। ये तो सभी की आवाज नहीं पूरी हो। वो तब करेगा, वो भी अकेले उसने अपनी व्यवस्था ऐसे बना रखोगी तब कर सकता है ना वो। और उसको पता है कि मैं इतना कर सकता हूँ, मेरे पास व्यवस्था है। या फिर उतना पैसा चाहिए उसको। व्यवस्था है तो तभी करेगा ना वो, अब व्यवस्था नहीं होगी तो कहाँ से करेगा। ये कृषि वाला चेक हो फिर, हाँ ये तो लोग उसके पास हाँ ये तो अलग चेक कर होगा। सकता है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें चकबंदी करनी चाहिए। चकबंदी करेंगे तो सब लोग कामयाब हो पाएंगे, सब कुछ हो सकता है। और संगठन बनाएंगे तो कामयाब हो पाएंगे। का पंप लगा तो पानी तो तब सीरियल बाय जैसे आज उसने दे दिया, कल उसने दे दिया, तब तो खेती आबाद हो सकती है ना। अब अगर वो 1.5 लाख वो सोचेगा मेरा भेजेगा दूसरे का, तो कहाँ से? वो तो तब ना 1.5 लाख अकेले लगाएगा ना होगा। समाधान तो यही है ना उसका। तो समाधान ये लगा है। भी नहीं सकता नहीं, एक आदमी लगा के। एक आदमी लगा भी नहीं सकता। लगा भी नहीं सकता। एक सवाल ही पैदा नहीं है कि जो लगाएगा, एक आदमी लगा ही नहीं कुछ सकता। हो तो लगा, लेकिन 15 आदमी 15,000 रुपए देके 1.5 लाख की मोटर ला सकते हैं। हाँ 15 आदमी मात्र 15,000। लगाने को लगा भी देगा, ऐसी बात नहीं, लगा देगा, पर उसके लिए कुछ दिन लगाएगा। जब आगे वो नहीं होगा, कोई चीज पर वो नहीं होगा, तो वो 1.5 लाख फिर वही करेंगे तो आदमी करेगा, मेन अगर जानवर ही नहीं छोड़ेगा उस चीज को। नहीं, हम लोगों का टारगेट ही वही है। मेन जानवर नहीं छोड़ेगा, करने को आदमी करेगा। अब जानवर नहीं छोड़ेगा उस चीज को, तो हमें वही होपलेस हो जा रहे हैं ना हम तो। तो हम लोग तार वाड़ा करेंगे उसके लिए, और तार वाड़ा भी हमारा इस हिसाब से होना चाहिए, हम चकबंदी के हिसाब से करें। अगर कोई बंदा अपना खेत नहीं देना चाहता है तो आप उसको बोलो कि आप अपना खेत खुद कमाओ, लेकिन चकबंदी के लिए आप हमें क्रॉस तो करने दो। संगठन में ये तो हो सकता है ना। एक अकेला आदमी कितनी चकबंदी करेगा अपने खेतों की? अकेला आदमी तो नहीं कर सकता। इससे बढ़िया जो खेत के हैं आखिरी के कौन है, चकबंदी कर दो, उसमें सबको फायदा होगा। हाँ वो तो सबको फैला। तार वाला भी कम लगेगा। जब भी सरकार भी कह रही है कि संगठन में आओ, संगठन रजिस्टर करके आओगे, रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने गांव में ही बन के इकट्ठा करोगे तो वो टूट जाएगा संगठन बहुत जल्दी। आप कागजों में बनोगे, कागजी लिखाई पढ़त होगी, रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, तो आप लोग भी कायदे से रहोगे और कायदे से काम भी होगा। बात हुई है। हाँ, तो आप किसी को कोई सवाल हो कुछ भी पूछ सकता है कि एफपीओ को क्या है, क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, हम कैसे कर सकते हैं। बताइए आप एफपीओ के बारे में बताइए। एफपीओ के बारे में किसी को कोई अभी जो मैंने समझाया आपको समझ आया एफपीओ के बारे में? किसान उत्पादक संगठन, हाँ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसको चलाने के लिए कम से कम 10 बंदे चाहिए, और जोड़ने के लिए आप फिर जोड़ते रहें, क्योंकि जो समस्या आपको है वो दूसरे गांव में भी हो सकती है। सीढ़ी चढ़ते रहो। एक बार एक गांव शुरू हो जाएगा, उसके बाद दूसरा गांव तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। हाँ, एक गांव को सुविधा मिलने लग जाती है तो दूसरा गांव फिर कहता है कि और आदमी को चॉइस होनी चाहिए, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा सब्सिडी के लिए। नहीं, शुरू में आप 1,000 रुपए दें। जब हम प्रोजेक्ट डालेंगे उसके अंदर फिर हम इन्वेस्टमेंट मांगेंगे। हर किसी को फोर्स नहीं कर सकते, जिसका जितना है, क्योंकि बाद में उसको सब्सिडी भी उस हिसाब से मिलेगी ना। जो ज्यादा लगाएगा उसको उतना सब्सिडी मिलेगी। लेकिन ये है कि अपने हिसाब से हम पहले शुरू में 1,000 रुपए डाल के रजिस्ट्रेशन करें। पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद हम धीरे धीरे प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा किसान संगठन। करने वाले चाहिए ना। हाँ, करने होते हैं। गवर्नमेंट तो दे रही है, पता ही नहीं बहुत सारी वगैरह दे रही है बहुत सारी हम संगठित नहीं बोलने वाली बात है ना। गवर्नमेंट दी हमको सारे पता नहीं, संगठित भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। जानकारी नहीं है। संगठित भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। जाए तो कुछ न कुछ तो पता वो लगेगा। जान बना लीजिएगा तुम एक बार, संगठन बना भी दोगे फिर टूटते नजर आने लग जाओ। 2 साल बाद 1.5 साल बाद टूटने वाला नहीं है। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने खा दिया, उसने ये कर दिया, हम लोग को परेशान दूसरे से है ना। दूसरे की परेशानी होती है। एक आदमी आगे कहीं चले तो तू दुई बिहार में मास को दुई बिहार में जाएगा हाँ। मेरे फांग जाने में ये है सर। फिर आने वाली पीढ़ी इस चीज में रुचि तो है ही नहीं, किसी रुचि में। नहीं, हम और इसे तो ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इसे मॉडर्न तरीके से करेंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि खाली हम किसानों को भला करें, नहीं, अगर इसके अंदर मैं दूसरी चीज ये डालना चाहूँगा कि जो दूसरी चीज है, जिस फसल पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस संगठन के थ्रू हम इस पे काम करेंगे, वो है हमारी भांग की फसल। तो भांग की फसल पे हमने इसलिए काम कर रहे हैं, जो हमारी बाकी पुश्तैनी फसल है वो तो है ही है, जो विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि जानवरों की वजह से विलुप्त होती जा रही है, जैसे सबने बताया कि जानवर उसको नहीं छोड़ रहा है। उत्तराखंड में टोटल मिला के 8 डिस्ट्रिक्ट जो है सरकार के थ्रू अप्रूव करे गए हैं कि जहाँ पे जो है भांग उगाया जा सकता है। सबसे पहले लाइसेंस 2018 में उत्तराखंड स्टेट के द्वारा दिया गया था, पूरी सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो लागू किया गया था। तो सबसे पहला लाइसेंस जो है आपका रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल के उधर के हिस्से में कहीं से, वहाँ से अप्लाई करा गया।
तो यही लाइसेंस जब हमारा FPO बन जाएगा तो हम भांग का लाइसेंस अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल मैंने एक बार अप्लाई करके देखा था, मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि संगठन बना के हम इसको दोबारा अप्लाई करेंगे। और मैंने अपने एरिया का पता करा था, तो हमारा एरिया जो है इसकी सॉइल टेस्टिंग भी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले से अप्रूव है। सिंगल अगर हम जाएंगे तो नहीं होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने एक मीटिंग नैल में कर दी है, हमारे वहाँ से 15 लोग हो चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ लोग यहाँ से भी हो जाए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और हम भांग की फसल पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि भांग की हर चीज़ बिकती है। सबसे पहले भांग का बीज होता है जो बिकता है, फिर होता है भांग का रेशा, वो बिकता है, भांग का डंडा वो बिकता है, भांग की जड़ वो बिकती है। तो भांग हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि इसकी ये 5 चीज़ें बिकती हैं। इसके लिए आपको रोड पे ले जाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अगर आप पत्ते या फूल ले जाएंगे उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वो नशीला पदार्थ है। तो हमारी जो संगठन है पहले इस पे काम करेगा। हमारे आसपास में जो भी किसान लोग उगाते हैं, वो ज़्यादा नहीं उगाते हैं, कोई 50 गज में या 60 गज में, जितना भी उगाता है छोटे छोटे क्षेत्र में अपने खाने के लिए, क्योंकि ठंड में यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो लोग अपने चटनी के पर्पज़ के लिए उगाते हैं। तो हमारे पास जो भी हमें आसपास में भी इकट्ठा करेंगे, इसी दौरान जितने लोगों के हमारे कागज़ इकट्ठा होंगे, जिस इलाके में भांग होती है, हम उन लोगों का भांग का लाइसेंस अप्लाई करेंगे हमारी NGO के माध्यम से। फिर हम लीगल तरीके से भांग उगाएंगे। भांग और कैनिबस दोनों अलग अलग चीज़ें। आप दोनों में मैं पहले आपको अंतर बता दूं। कैनिबस वो फसल है जो आज की तारीख में किसान उगाता है, क्योंकि उसमें नशा होता है। भांग एक बीज होता है। तो दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में नशे का अंतर होता है। उसे कहते हैं THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबोल। उसमें 10 से 30% नशा होता है। जो सरकार हमें THC देगी उसमें 0.3% होता है। तो वो बीज हमें जब मिलेगा हम उसको उगाएंगे, फिर उसकी हम सारी की सारी चीज़ें बेच पाएंगे। अब रही 4 चीज़ तो हम 5 चीज़ तो हम बेच देंगे। अब ये पत्ते और फ्लावर, तो यार रामदेव बाबा का प्लांट है, पतंजलि उनका ब्रांड का नाम है, एम्बे जो है उनका प्रोडक्शन प्लांट है, जहाँ से दवाइयाँ ववाइयाँ बनती हैं। तो हमारे इधर हर्बल प्लांट है। अगर हमारा 0.3 THC का हमारा पत्ते या फूल कामयाब हो जाते हैं, तो उसकी भी हमें डर नहीं है, हम वहाँ सप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई लाखों करोड़ रुपए का प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। और वो लोकल के नहीं है तो वो लाइसेंस नहीं ले सकते यहाँ उगाने का। तो इस चीज़ में हमारे पास ये फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले संगठन बनाना पड़ेगा, संगठन के बाद लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लीगल तरीके से आप भांग भी उगाएंगे, भांग भी बिकेंगे और भांग ट्रांसपोर्ट भी करेंगे। यही नहीं, इंडिया के किसी भी स्टेट में या पहाड़ विदेश में कहीं पे भी वो हमारी NGO भेजेगी। गगनौला गांव, गगनौला विलेज फाउंडेशन, जो दिनेश सिंह रावत, गीता रावत द्वारा खोली गई है, वो संस्था इसको बेचेगी और सरकार इसमें हमारी मदद करेगी। और ये फसल इसलिए हमने चुनी है क्योंकि इसकी हर चीज़ बिकती है और इसकी हर चीज़ जो बिकेगी उसकी ट्रेनिंग भी हमारी गगनौला संस्था कराएगी। कि जो लेडीज़ है, हमारा टारगेट ये है कि सबसे पहले हम किसानों को रोज़गार दें, फिर जो घर में औरतें रहती हैं उन औरतों को ट्रेनिंग देके कुछ ना कुछ रोज़गार दें। जब ये संगठन बन जाएगा, इस संगठन को मेंटेन करने के लिए जो हमारी यूथ पीढ़ी है, हमारा सेल्स का चाहिए, हमारा मार्केटिंग का चाहिए, हमारा प्रोडक्शन टीम चाहिए, कागज़ बनवाने वाले चाहिए, इधर उधर हर कोई करने वाला चाहिए, तो हम अपने छोटे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी रोज़गार देंगे। तो हमारा प्लान ऐसा है गगनौला संस्था का कि हम पहले रोज़गार की ही कोशिश करेंगे, लेकिन रोज़गार हम खेती से ही करेंगे, लेकिन एक समूह बना के, एक संगठन बना के, तभी हमारी चीज़ें कामयाब हो पाएंगी, अकेले नहीं हो पाएंगी। अगर आप अकेले करेंगे तो आप अपने बच्चों को बाहर ही भेज पाएंगे नौकरी करने के लिए, यहाँ नहीं रोक पाएंगे और आने वाले समय में ये गाँव खाली हो जाएंगे। तो गाँव खाली हो गए सब, क्या रहेगी संगठन कोई चीज़ रोजगार के साधन। हाँ, उधर को भी जरा जानकारी लो, आपको क्या समझना है संगठन या कुछ समझ आया हो? हमारा मेमोरी ये सब बैठा है, एक सामने बैठा हुआ है, सबको घुमा दे रहा। और देखो कहीं ना बना वीडियो बना, कोई अपनी राय देना चाहे दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन को लेकर के कोई सवाल जवाब है तो बोलो। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सवाल नहीं, तो चीजें सबको समझ आई होंगी जो मैं समझाना चाह रहा था। बात तो सही है, हाँ बात तो सही है, पर संगठन जरूरी चाहिए। संगठन जरूरी चाहिए, वो भी संगठन होगा तभी जाके होगा काम, जो भी होना है तभी जाके होगा करके ही। ना जब संगठन होगा तभी होगा।
संगठन हुआ, कागज कार्रवाई भी जरूरी है। कागज कार्रवाई आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर नहीं। हाँ, आप मेरे ऊपर नहीं छोड़े कागज कार्रवाई। मेरी जो एनजीओ है, तो अब मेरी भी जो है मैंने संस्था रजिस्टर कराई है, क्योंकि पर्सनल किसी को कोई नहीं जानता, मेरे जैसे बहुत लड़के घूम रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एक एनजीओ बनाई है। भविष्य में जो भी काम करेगी वो हमारी एनजीओ ही करेगी, तो एनजीओ के माध्यम से होगी। तो किसी को भी कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, सबके पास मेरा नंबर रहेगा, वो मुझे पूछ सकता है। तो अभी हमने 18 लोगों का ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे। तो मेरी कोशिश ये है कि हम लोग अपने कुछ ऐसे भाई लोगों को, रिश्तेदारों को भी जोड़ेंगे जो दिल्ली के हैं, जो यहाँ रहते तो नहीं है लेकिन दिल्ली रहते हैं, लेकिन जिनका मन है वो काम करना चाहते हैं। तो हो सकता है क्या पता वो पीछे से पैसा लगा दें समझाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे हमारे जो कहते हैं कि यार हमें गाँव रहना है लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारी अपनी नौकरी है। लेकिन क्या पता हमें पीछे से वो 10-15 हज़ार रुपये दे, वो भी अपने कागज लगाएं, उनका भी काम हो, उनका भी भला हो, साथ में हम यहाँ से काम करें, तो सब चीज़ें हो सकती है। क्योंकि संगठन जितना बड़ा होगा, 1 से भले 2, 2 से भले 3, जो पैसा नहीं दे सकता है, गांव के लोग मेहनत कर सकते हैं, हो सकता है पैसा वहाँ से मिले। तो ये हमें प्लान करके संगठन बना के ही हो पाएगा। अच्छी बात। तो अब की मीटिंग एंड करते हैं। हाँ। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो मामा जी आपने जो है फिर सब लोगों से डिस्कस कर लेना है, नाना जी आपने भी डिस्कस कर लेना है, और कागजों को देख लेना है। और ये मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि 300 से लेके 500 रुपये शुरू में कागज बनाने का आएगा। वो आपको जो भी बंदा यहाँ पे काम करेगा, चाहे वो हमारे मामा जी हैं, अगर वो बनाएंगे तो कागज बनाने के लिए आपने उनको खर्चा पानी देना पड़ेगा। उसके बनने के बाद जब कागज आपके चले जाएंगे, फिर हम एक लीगल तरीके से संस्था रजिस्टर करेंगे। कानूनी तरीके से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हमारी संस्था मदद करेगी, वो हम लोग करेंगे आपकी मदद, गगनौला विलेज फाउंडेशन। और कागज आप पहले दीजिए, मैं ये कहूँगा। कागज होने के बाद जो भी आपकी समस्याएं हैं उनको हम लिखित में गगनौला विलेज फाउंडेशन उन सबका निवारण करेगी। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें सबको समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ हम मीटिंग एंड करते हैं। धन्यवाद। तो फाइनली हम लोगों की मीटिंग ख़त्म हो गई है। सो हम लोग निकल रहे हैं। रास्ता जो है कच्चा रास्ता है, काफ़ी मुश्किल रास्ता है, ज़्यादातर 4x4 व्हीकल शुरू होता है। बट हम अपनी वैगन आर लेके आए हैं, लेट्स सी, हम चलाएंगे इसको और ऊपर लेके जाएंगे। एंड रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, आप देखेंगे पूरी वैलीज ही वैलीज है आसपास। और रास्ता दिखा दे, रास्ता आपका थोड़ा ख़तरनाक टाइप का तो है ही, रास्ते के लिए नहीं बोलूँगा मैं, रास्ता ख़तरनाक नहीं है। एंड बट स्टिल हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे ही जाएंगे। मीटिंग हमारी फाइनली हो गई और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से, लोग इंटरेस्टेड भी हैं। एंड लेट्स सी किनके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। और देखिए इनिशियल टाइम पे क्या होता है, आपको स्ट्रगल तो लगेगी। आप ये सोचे कि नहीं स्ट्रगल नहीं होगे, शुरू में आपको गांव जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। लोग आपके साथ जब जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद आपको फिर दोबारा समझाना पड़ेगा। आपको खुद भी टाइम पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लेने के बाद आप चीज़ें मैनेज कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ये सब चीज़ों के लिए तैयार हैं कि हाँ आप इनिशियल लेवल पे देखिए थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगता ही है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं बीइंग एज एन एंटरप्रेन्योर, मैं आपको यही राय दूंगा कि हाँ शुरू में आपका पैसा लगेगा। और मेहनत, पैसा उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पैसा उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। पैसा आप कमाते हैं अपनी लाइफ में। एंड जो मैटर करता है वो टाइम और मेहनत करती है कि आप कितना टाइम देते हैं करेक्ट वे में, आप कितना टाइम देते हैं करेक्ट वे में।
वो अगर आप करेक्ट वे में देंगे तो आप बिल्कुल सक्सीड होंगे। तो हम लोग इसी भावना के साथ, इसी मोटिव के साथ हम लोग भी हैं कि हम लोग गांव में ही रहकर गांव की चीज़ों से ही कैसे रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने अपना प्राइमरी इनिशियल टारगेट FPO रखा है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं FPO में जो धीरे धीरे लोगों को समझ आएगी, और हम लोग धीरे धीरे ही चीज़ों को टारगेट करेंगे, क्योंकि एकदम सारी चीज़ें टारगेट नहीं होती हैं। एंड आप धीरे धीरे जब चीज़ों को टारगेट करते हैं तभी आपकी चीज़ें जो हैं सक्सेसफुल हो पाती हैं। तो मीटिंग अच्छी रही है हमारी, एंड आई होप सो कि लोगों के हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। एंड जो पिछली मीटिंग हुई थी मेरे अपने गांव में, वहाँ से कुछ लोग टर्न अप तो हुए हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, और मीटिंग करने का फ़ायदा होता है, कुछ लोग मिलते हैं। और जैसे गांव में भी पता लगा कि संगठन पहले भी बने हैं। हाँ, इस टाइप का संगठन नहीं बना है, आप संगठन नहीं कहेंगे, आप उसे समूह कहेंगे। समूह बनते रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, क्योंकि समूह कहीं पे भी सरकारी तरीके से रजिस्टर नहीं होते हैं। एक ये चीज़ है, समूह आप बनाते हैं, लोग इंटरनली बनाते हैं, उनके जो लोग मेंबर्स होते हैं वो आपस के गांव के ही होते हैं। तो इसलिए समूह को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो समूह कहीं रजिस्टर नहीं होता है। एंड अगर समूह कहीं रजिस्टर नहीं होगा, उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा, एक जनरेशन ख़त्म हो जाएगी, तो समूह के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो समूह बहुत छोटे लेवल पे काम करता है, वो सिर्फ गांव को लेवल पे लेकर काम करता है। बट हम लोग जो काम कर रहे हैं ऑल ऑन NGO गगनौला विलेज फाउंडेशन के थ्रू हो रहा है। एंड रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। सो गगनौला विलेज फाउंडेशन के थ्रू हो रहा है ये सारा का सारा काम। एंड इस फाउंडेशन की जो लिमिट है वो पूरे उत्तराखंड में अभी हमने सेट करी है। एंड हम लोग उत्तराखंड में ही काम करेंगे, हम उत्तराखंड से बाहर नहीं करेंगे काम, बिकॉज हम लोगों को अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने दोस्त लोगों के लिए काम करना है। एंड जब वो हम काम करेंगे तभी हम आगे सक्सीड हो पाएंगे। तो रास्ता थोड़ा सा टफ है। जो बाहर के लोग हैं मैं उनको नहीं बोलूँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं, और स्पेशली अगर वो CNG है, तो बिल्कुल ऐसे रास्तों पे तो ना ही उतारे। एंड 4x4 आप इन रास्तों पे ट्राई कर सकते हैं, बट हम लोग इन रास्तों पे गाड़ी चलाने का हम लोगों का अनुभव है, क्योंकि बचपन से हम ऐसी रोडों पे चलते भी हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं, एंड गाड़ी भी चला लेते हैं। तो हम लोगों के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग लोकलाइट हैं, तो उतनी दिक्कतें हमें नहीं आती है। ये तो फिर भी ठीक रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत सीमेंटेड हो रखा है। मैं एक जगह गांव में गया था, वहाँ तकरीबन 27 किलोमीटर का हमने ट्रैक किया था। एंड वो 27 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो पूरा कच्चा रास्ते पे था। तो वहाँ पे हमारे पास फोर्ड की फीगो थी, एंड अच्छी गाड़ी थी, बट नीचे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ऊपर आने में वो गाड़ी भी फेल हो गई। फिर हमने दूसरा रास्ता चुना, तो हमें 3 घंटे का एक्स्ट्रा लंबा रास्ता चुनना पड़ा। एंड 4x4 होती तो हम चढ़ाते, क्योंकि काफ़ी खड़ा रास्ता था वो, और वहाँ पे वो गाड़ी कामयाब नहीं हो पाई। बट यहाँ पे भी क्या है, नीचे कच्चा रास्ता है, कहीं कहीं पे चढ़ाई है, तो 4x4 ही चलेगी। बट हम लोगों को जैसे आदत होती है, हम लोग कैसे भी रास्तों में गाड़ी चला लेते हैं। अगर हमारे पास अपनी खुद की कोई भी छोटी कार हो, मैं ये नहीं बोलूँगा वैगन आर, बट हाँ, अपने पहाड़ों पे वैगन आर, अल्टो, इस टाइप की जो गाड़ियाँ हैं, और जो वहाँ के लोकल पहाड़ी ड्राइवर्स हैं, वो थोड़ा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, बिकॉज उन लोगों को पता होता है, दे नोज द रोड कंडीशंस। जैसे सिटी में आप लोगों को पता है, बट यहाँ पे वी नोज द रोड कंडीशन कि हमें किस हिसाब से चलानी है गाड़ी। एंड हम धीरे धीरे चलेंगे, बिकॉज हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। एंड इलाका काफ़ी शांत है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं एक्चुअली में, क्योंकि
सल्ट चालदे का इलाका है, हमारा इधर का इलाका है, और ऑलमोस्ट 80% तकरीबन लोग माइग्रेट हो चुके हैं। एंड मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी की, कांग्रेस की, इससे पहले यूपी के मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट रही थी, तो पलायन तो कोई नहीं रोक पाया। हाँ, इन सब के अपने घर जरूर भर गए हैं। चाहे कहीं का भी विधायक हो पहाड़ का, वो नीचे दिल्ली में कुछ ना कुछ उसका अपना काम होगा, पहाड़ों में उसके अपने होटल होंगे, कुछ काम नहीं कर रहा होगा अपने लोकल इलाके में। और डेवलपमेंट के नाम पे हमारे इलाके में तो ज़ीरो डेवलपमेंट है। एक अल्ट्रासाउंड तक की मशीन नहीं है। अगर किसी लेडी को, कोई प्रेग्नेंट है, उसको अल्ट्रासाउंड कराना है तो नीचे 80 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, और इस बात को इतने साल हो गए हैं। और उस दौरान कुछ दिक्कत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घर वाले लेंगे, गवर्नमेंट थोड़ी लेगी। गवर्नमेंट को तो चाहिए भैया, सरकार जो है लोगों को ये चाहती है सिर्फ 1 घंटे के लिए वोट देने के लिए आ जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। नीतियाँ बनती रहेंगी, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इन्हीं के ठेके, इन्हीं के सब कुछ, इन्हीं के रिश्तेदार। उत्तराखंड में सरकार के ही जितने कर्मचारी है वो सारे सरकारी कर्मचारी इन्हीं के रिश्तेदार हैं। कोई पुलिस वाले का, कोई वकील का, कोई किसी का। हमारे उत्तराखंड का तो ये हाल है। सब कर्मचारी जो हैं, अभी आपको पता ही होगा, पेपर लीक से लेकर के फर्जी भर्तियां, उसमें किसके बच्चे होंगे शामिल? इन्हीं लोगों के तो बच्चे शामिल होते हैं। बाकी हम जैसे गरीब लोग कहाँ होते हैं? वो तो मेरे माँ बाप अच्छे निकले जो मुझे नीचे शहर में ले गए, जो मैं गाँव के लिए काम कर पा रहा हूँ। अगर वो लेके नहीं आते तो मैं भी यहाँ पे कहीं हल चला रहा होता, या गाय बकरी पाल रहा होता, या तो वो भी नहीं पाल रहा होता, नीचे कहीं बर्तन धो रहा होता होटलों में। तो हमारे पेरेंट्स का धन्यवाद जो हमें ले गए, हम थोड़ा पढ़ लिख गए और अपने समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। और आशा करते हैं कि जितने भी लोग हैं ये मेरी गुरनौला रूरल डेवलपमेंट सीरीज़ को फॉलो करके आगे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके, जो मैं चीज़ें डाल रहा हूँ। और हम लोग अपने इलाके में, आसपास के इलाके में जितना कोशिश हो सके उतना ज़्यादा हम रोज़गार हम ला सके। लेकिन रोज़गार के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप अकेले सोच रहे हैं तो अकेले नहीं होगा। मैं पहले ही आपको कह दूँ, बिना संगठन के आपसे नहीं हो पाएगा। आपको संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप संगठन नहीं बनाएंगे, और संगठन बनाने के बाद उस संगठन को आपको चलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर के ऊपर वाले मेन तिराहे पे। कड़पतिया नाम है हमारे इधर के इलाके का, इसको जो कहते हैं। बहुत प्यारा ही रास्ता है। सामने हिमालय फेसिंग प्रॉपर्टी है, और हिमालय फेसिंग प्रॉपर्टी का अलग ही मज़ा है। विकेट सानी ये भौंकता ही रहता है। गाड़ी लॉक करते हैं, घर पे कुछ काम करना है, काम निपटाएंगे और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।